पिछले दिन क्या बताए थे? सेंटेंस। सेंटेंस पूरा हो गया था। कितने सेंटेंस होते हैं? एक बार रिपीट करते हैं। पहला अफर्मेटिव, पहला अफर्मेटिव, दूसरा इंपेरेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी। कोई दिक्कत? सब समझ गए थे? दो सेंटेंस एक्स्ट्रा बताए थे, एक निगेटिव और दूसरा इंटेरोगेटिव निगेटिव। निगेटिव और इंटेरोगेटिव निगेटिव। निगेटिव का काम भी बताए थे। निगेटिव, अच्छा पूछा जाएगा निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ए सेंटेंस व्हिच गिव्स ऑलवेज नेगेटिव सेंस, ऑलवेज नेगेटिव सेंस, इट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? प्रश्न हो, ए सेंटेंस which ask question. Interrogative, a sentence which always ask negative question, always ask negative question is called interrogative negative. ध्यान दीजिए, एक था निगेटिव, एक था निगेटिव और दूसरा था इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव और इसी दोनों को प्लस कर दिया, निगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, ये बन गया इंटेरोगेटिव निगेटिव। ठीक है? चलिए अब हम देखते हैं टेंस। हम देखते हैं टेंस। टेंस को हिंदी में हम काल बोलते हैं। टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। काल मतलब समय, काल मतलब समय। सीधी बात हम कहानी की तरह पढ़ेंगे, सीधी बात हम कहानी की तरह पढ़ेंगे। मान लेते हैं इंग्लैंड में एक टेंस नाम का बूढ़ा आदमी था। टेंस नाम का एक बूढ़ा आदमी था। एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम था टेंस, जिसका नाम था टेंस। वो बड़ा हुआ, शादी वगैरह हुआ, उसका बाल बच्चे हुए, समझ रहे हैं? टेंस नाम का बूढ़ा आदमी था, उसकी शादी हुई, उसके 3 बच्चे, उसके 3 बच्चे। अब आप लोग बीवी का नाम नहीं पूछ लीजिएगा, वो मुझे भी नहीं पता। मान लेते, चलिए इंग्लिश में टेंस, उसकी बीवी काल। ठीक है? चलिए अब उनके 3 बच्चे, उनके 3 बच्चे। एक बूढ़ा और बच्चे 3। टेंस नाम का बूढ़ा आदमी, उसकी बीवी का नाम काल, दूसरा नाम समय। हो सकता है एक आदमी के अनेकों नाम होते हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको फ्यूचर पढ़िएगा, फटूड़े मत पढ़ दीजिएगा, समझ रहे हैं? चलिए पहला का नाम प्रेजेंट, दूसरे का नाम पास्ट और तीसरे का नाम फ्यूचर। और हाँ, जब ये बड़ा हुआ, आगे जिस तरह हम और आप आगे चल के कुछ ना कुछ टाइटल लगाते हैं, कुछ ना कुछ टाइटल लगाते हैं, चाहे वो जातिगत हो या फिर कुछ भी हो। उसी तरह से ये क्या किया, अपने पिताजी का नाम अपने टाइटल में लगा लिया। अपने पिताजी का नाम ये लोग क्या किया, अपने टाइटल में लगा लिया। चलिए अब देखिए, टेंस नाम का बूढ़ा आदमी, उसके 3 बच्चे, उसके 3 बच्चे। आगे बढ़ा, ठीक? तो इस तीनों का भी शादी हुआ, इस तीनों का भी शादी हुआ, इसके भी कुछ बच्चे हुए होंगे। सही बात है ना? इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूतकाल और इसको भविष्यत काल। इसको भविष्यत काल। एक बार इसको हम स्ट्रक्चर की तरह, फिगर की तरह बना लेते हैं। ठीक हो गया? अब सबसे पहले जो बड़ा रहेगा उसका शादी होगा, जो बड़ा रहेगा उसका शादी होगा। चलो पहले बेटे का शादी हो गया, पहले बेटे का शादी हुआ। कुछ वर्षों बाद उसके
4 बेटे हुए, उसके 4 बेटे हुए। प्रेजेंट टेंस के कितने बेटे? 4 बेटे। पहला का नाम इंडिफिनिट, पहला का नाम इंडिफिनिट, दूसरे का नाम इम्परफेक्ट, तीसरे का नाम परफेक्ट, तीसरे का नाम परफेक्ट और चौथे का नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस के कितने बेटे? 4। और प्रेजेंट टेंस के पिताजी कौन थे? टेंस। ये बड़ा बेटा या छोटा बेटा? सबसे बड़ा बेटा। टेंस का सबसे बड़ा बेटा कौन? प्रेजेंट टेंस। दूसरा बेटा पास्ट टेंस, तीसरा बेटा फ्यूचर टेंस। उसके 4 प्रेजेंट टेंस की शादी हुई, प्रेजेंट टेंस की शादी हुई। और आप बोलेगा प्रेजेंट टेंस की पत्नी वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस की पत्नी वर्तमान काल, सही है। प्रेजेंट टेंस की पत्नी वर्तमान काल। इसके 4 बेटे हुए, इसके 4 बेटे। पहला का नाम इंडिफिनिट, दूसरे का नाम इम्परफेक्ट, तीसरे का नाम परफेक्ट और चौथे का नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप ध्यान दीजिए, ये क्या किया? सबसे आगे अपने पिताजी का नाम लगा लिया। अब देखिए प्रेजेंट क्या किया था? अपने पिताजी का नाम बाद में लगाया था, अपने पिताजी का नाम बाद में लगाया था। लेकिन इसका बेटा इससे भी होशियार निकला, इससे भी होशियार निकला। तो क्या किया? अपने पिताजी का नाम पहले लगा लिया और दादाजी का नाम बाद में लगा लिया। ठीक है। टेंस क्या किया था? प्रेजेंट क्या किया था? अपने पिताजी का नाम आगे लगा दिया। और ये क्या किया? बाप से भी होशियार निकला, अपना नाम बीच में, पिताजी का नाम आगे और दादाजी का नाम पीछे। क्लियर है? चलिए इनके पिताजी कौन है? प्रेजेंट। इनके पिताजी प्रेजेंट और दादाजी टेंस। इनके सबके पिताजी यही होंगे ना? क्या इसके पिता प्रेजेंट इसके पास्ट हो सकता है? मार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कंपनी मार फंस जाएगा। प्रेजेंट इसके पिता सब भाई है ना? प्रेजेंट और दादाजी थोड़ा इसको हटा के लिखते हैं। ठीक है। सबके पिताजी कौन थे? प्रेजेंट। सबके नहीं, इस चारों के, सबके तो अलग अलग होंगे सबके। चलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके भी पिताजी यही हैं। कोई दिक्कत? और हाँ ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक नाम, और ये दूसरा नंबर का बेटा जो था इसका और एक नाम था, इसका और एक और नाम। जैसे किसी बच्चे का नाम स्कूल में आकाश है, घर में चुन्नू या मुन्नू, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जैसे कोई लड़की है, नाम कुछ और है, घर में खेवड़ी भी बोलते हैं ना। इसका नाम दूसरा था, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस। इसके दो नाम, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस, इसके दो नाम थे। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहानी फिर से रिपीट करते हैं। एक बूढ़ा आदमी, एक क्या ही जवान होगा? जिसके नाती पोते वो जवान होगा। बूढ़ा आदमी का नाम टेंस, उसकी पत्नी का नाम काल। इसका पहला बेटा प्रेजेंट टेंस, दूसरा बेटा पास्ट टेंस, तीसरा बेटा इसकी पत्नी वर्तमान काल।
तो इसकी पत्नी भूतकाल, इसकी पत्नी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, वास्तव में ये इसका हिंदी है, कोई पत्नी नहीं है, समझ रहे हैं। और उसके बाद प्रेजेंट टेंस के 4 बेटे, प्रेजेंट टेंस के 4 बेटे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। याद रह जाएगा। किसी को दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत तो दोबारा पूछ सकते हैं। मिटा दे, आगे बढ़ जा। चलिए, पहले बेटे का शादी हो गया, पहले बेटे का शादी हो गया, उसके बाल बच्चे भी हो गए। अब क्या ये सबका शादी करा देंगे? नहीं ना, हमारा काम थोड़ी है, वो जाने, उसका काम जाने। आगे हम बढ़ते हैं। अब चलिए दूसरे बेटे का शादी देखते हैं। पहले का शादी हो गया ना, चलिए अब दूसरे का देखते हैं। दूसरा क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, इसकी पत्नी, इसकी पत्नी भूतकाल, यही है ना। पास्ट टेंस की पत्नी भूतकाल। कोई पूछा जाएगा क्या बोलेगा? पास्ट टेंस की पत्नी है भूतकाल? नहीं, ये सब चीज समझने के लिए है आपको। चलिए, पहले का नाम क्या था? सब में इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों सब अपने बेटे का नाम वही रखा, सब अपने बेटे का नाम। आप लोग फ्रांस की क्रांति पढ़े थे? 1789 ईस्वी में हुआ था। लुईस 16वां की कहानी थी, निरंकुश राजा था ना। तो लुईस 16वां का बाप कौन था? लुईस 15वां। उसका बाप कौन था? लुईस 14वां। उनका बाप लुईस 13वां। कुछ इसी प्रकार से कहानी यहाँ भी है, कुछ इसी प्रकार से कहानी यहाँ भी है। जैसे पास्ट टेंस भी अपने बेटे का नाम वही रखा। कोई चाहेगा मेरा बेटा उससे कम हो जाए? नहीं, ये भी अपने बेटे का नाम वही रखा। क्या रखा पहले बेटे का नाम? पहले बेटे का नाम इंडेफिनिट। दूसरे बेटे का नाम इम्परफेक्ट। तीसरे बेटे का नाम परफेक्ट। प्रेजेंट भी वही रखा था। और चौथे बेटे का नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथे बेटे का नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाम तो रख दिया, इसका भी बेटा होशियार निकला। क्या किया? अपने पिताजी का नाम पहले और अपने दादाजी का नाम बाद में लगा लिया। पिताजी का नाम क्या था? पास्ट। और दादाजी का नाम टेंस। अब देखिए नाम क्या बन गया। वहां था प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ हो गया पास्ट इंडेफिनिट। वहां था प्रेजेंट इम्परफेक्ट, यहाँ हो गया पास्ट इम्परफेक्ट। वहां था प्रेजेंट परफेक्ट और यहाँ हो गया पास्ट परफेक्ट। वहां था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ गए अच्छी तरह से? कोई डाउट भी रह रहा है? नहीं ना? उम्मीद करते हैं डाउट रहेगा भी नहीं। और चलिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का दूसरा नाम क्या था? प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और इसको पास्ट इंडेफिनिट को आप सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते, सिंपल पास्ट भी बोल सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा नाम सिंपल पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं। और उसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। पास्ट इम्परफेक्ट का दूसरा नाम पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस।
प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? कहानी फिर से रिपीट करते हैं, यहां याद हो जाएगा। एक बूढ़ा आदमी था, नाम क्या था? टेंस। उसके कितने बेटे? 3 बेटे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनकी पत्नी काल, उसका 2 नाम था। सीधा मान लेते हैं 2 पत्नी थी। 2 नहीं, गड़बड़ हो जाए, नहीं, ये नहीं। टेंस, अच्छा इसी का काल का ही दूसरा नाम था समय। काल का ही दूसरा नाम था समय। बूढ़ा आदमी का नाम क्या था? टेंस। इसके कितने बच्चे? 3 बच्चे। तीनों में पहला का नाम प्रेजेंट टेंस, उसकी पत्नी वर्तमान काल। दूसरा का नाम पास्ट टेंस, उसकी पत्नी। यहाँ पत्नी का मतलब हो गया साथ चलने वाली, मतलब हिंदी, समझ रहे हैं? फ्यूचर का भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस का भविष्यत काल। बड़ा हुआ, उनका भी बेटा हुआ। इनका बेटा हुआ, प्रेजेंट का भी बेटा हुआ ना? पहला का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे का प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तीसरे का प्रेजेंट परफेक्ट और चौथे का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए आपको ये चारों याद करना है, 1 2 3 4, बस ये चारों याद करना है। ऑटोमेटिक आपको 4 या 12 याद हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोग को? क्लियर है ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। अब है कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। आपको फटूरे नहीं बोलना, मिटा दें इसको। अब एक लास्ट कौन है? फ्यूचर टेंस। लास्ट कौन है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। इनकी पत्नी, दोनों में थोड़ा दूरी बन गया है, हो सकता है किसी बात लेके झगड़ा होगा। फ्यूचर टेंस, इसके क्या दोनों से कम रहेगा? वो भी 4 गो, मतलब उसके भी 4 बच्चे। वो बोला ये 4 तो हम क्यों कम? क्या पता कमजोर पड़ जाए, दोनों मिलके मारने लगे हमको। वो बोला नहीं मेरा भी 4, मतलब हम 2 हमारे 2 नहीं। ये लोग बोला हम 1 हमारे 4, हम 1 हमारे 4। पहला, चलिए ये भी क्या किया? ये भी अपने बेटे का नाम वही रख दिया, ये भी अपने बेटे का नाम वही रख दिया। इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए चारों बेटा का नाम वही हो गया ना? जब चारों बेटा का नाम वही हो गया, ये भी होशियार। क्या? अभी आप देखिएगा, आप जो कर रहे हैं ना, आप अगर घर में कोई नया चीज लाए हैं तो आपका जो पड़ोसी होगा वो भी चाहेगा हम उससे कम क्यों रहेंगे, वो भी वही लाएगा। हो सकता है उससे ज्यादा बेहतर ला ले, लेकिन ये जरूर है कि वो वही करने के लिए अवश्य सोचेगा। और हाँ, काम कैसा करना है, जब आपको लगे ना हम अच्छा काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो आप देखिए आपका पड़ोसी आपसे जल रहा है या नहीं जल रहा। अगर वो जल रहा है तो आप कामयाब हैं, अगर वो नहीं जल रहा है तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी लायक नहीं। ये भी क्या किया? अपने पिताजी का नाम आगे और दादाजी का नाम बाद में। क्या आप लोग को घर में याद करने का आवश्यकता पड़ेगा? नहीं। किन्हीं को? नहीं। अगर आपको घर में जाके याद करने का आवश्यकता पड़ा, इसका मतलब आपका प्रॉपर तरीके से दिमाग यहाँ नहीं है। आप हैं यहाँ लेकिन आपका दिमाग यहाँ नहीं है, इसीलिए आप जहाँ है खुद को वही रहिए। ठीक है?
चलिए ये था इनका वंशावली जिसको बोलते हैं, टेंस का वंशावली। टेंस से वंश शुरू हुआ और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आके रुक गए। अरे आगे हुआ होगा, आगे हुआ होगा, क्या मतलब? इन्हीं को देखते रह जाए, खुद से कौन मतलब रखेगा? अरे खुद का भी आगे बढ़ाना है ना, सोच समझदारी पढ़ाई लिखाई, आप लोग जो सोच रहे हैं वो भी आगे बढ़े, मिटा दें। ठीक, हाँ लेकिन पहले पढ़ाई करना है, पहले पढ़ाई करना है। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? अब चलते हैं, नाम तो जान लिए, अब आगे काम भी देखते हैं। अब आगे काम देखते हैं। अभी हमको काम देखना है, पहचान देखना है, ठीक है? काम देखना है, पहचान देखना है, दोनों चीज देखना। बाकी सिर्फ नाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं? ये दुनिया 3 चीज के पीछे पागल है, नेम, फेम और ग्लैमर। नेम, फेम और ग्लैमर। चलिए, सबसे पहला कौन था? सबसे पहला कौन था? प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला कौन था? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पत्नी कौन थी? मतलब उसका हिंदी क्या था? वर्तमान काल। चलिए इसको 7 कर देते हैं, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा बेचारा, नहीं तो ये भी मंडप जलाना शुरू कर देगा, समझ रहे हैं? साका बन जाएगा। इसलिए इसकी पत्नी को अगल बगल रहने दो, इसको अलग नहीं करना चाहिए। अच्छा, पूछा जाएगा वर्तमान काल कहते किसे हैं? वर्तमान काल कहते किसे हैं? वह समय जो अभी चल रहा है, वह समय जो अभी चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। प्रेजेंट टेंस। पत्नी को भी साथ में लेके चलते हैं। जो समय अभी वर्तमान में चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, मतलब अभी पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, ये क्या है? वर्तमान काल। मैं खा रहा हूँ, मतलब खाने का काम अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, खाने का काम अभी चल रहा है। जैसे कोई टहल रहा है, टहलने का काम खत्म नहीं हुआ है, वो टहल ही रहा है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है? कोई टहल रहा है और कोई टहल रहा था। कोई टहल रहा है और कोई टहल रहा था। पहले हम सिंपली भाषा में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों समझ लेते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों समझ लेते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, वह समय जो अभी वर्तमान में चल रहा है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का काम खत्म नहीं हुआ, अभी हम पढ़ा ही रहे हैं। पास्ट टेंस जो समय बीत गया, जो समय बीत गया। क्या बीता हुआ समय वापस आ जाएगा? नहीं ना। और दूसरा, और आगे क्या था? तीसरा फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। तीनों का एक एक एग्जांपल बताइए। पहला, इसका एग्जांपल बताइए, थोड़ा सा उदाहरण। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा, वह खा रहा है या खाता है, सीधी बात, वह खा रहा है। तीसरा,
मैं सो रहा हूँ, मैं तो सो जा, मैं सो रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, जब हम पास्ट में चलेंगे क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे। दूसरा, वह खा रहा है, पास्ट टेंस में हो जाएगा वह खा रहा था। और मैं सो रहा, मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, उसमें हो जाएगा मैं सो रहा था। लेकिन जब भविष्य काल में घुसेंगे, जब बात भविष्य की होगी, तो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग ना पढ़े थे ना पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे। हवा खा रहा है, खाया भी नहीं था, खा भी नहीं रहा है, आगे चल के खाएगा, हो सकता है नहीं भी खाए। मैं सो रहा हूँ, पहले नहीं सोया था, अभी भी नहीं सो रहा हूँ, आगे सोऊंगा, क्या पता किसी का कॉल आ जाए, रात भर उसमें बिजी हो जाऊं, कोई देखा है, ना सो पाऊं, सुबह फिर पढ़ने में नींद आने लगे। तो मतलब ये हो गया भविष्य में, मैं सोऊंगा, सोएगा या नहीं सोएगा ये नहीं पता है, मैं सोऊंगा। भविष्य में अगर आपको बोला जाएगा, चलिए आप लोग एक ऐसा वाक्य बताइए, एक ऐसा वाक्य बताइए जिसमें वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों आ जाए। नहीं पल्ले पड़ रहा है, गाना एक गाना है पीछे, 100 साल पहले, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। देखिए 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था भूतकाल, आज भी है वर्तमान में है, कल भी रहेगा भविष्य काल। तीनों हो गया ना, समझ गए। देखिए वर्तमान काल का मतलब होता है जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है। और भूतकाल का मतलब होता है जो समय बीत गया, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। हरिवंश राय बच्चन का नाम सुने हैं। देखिए बीते हुए कल की दो खासियत होती है, बीते हुए कल की कुछ खासियत होती है। पहली बात, बीता हुआ दिन वापस नहीं आएगा, और वो जब भी आएगा आपको रुलाएगा, जब भी आएगा आपको तकलीफ दे के जाएगा। जैसे आप पहले बहुत अच्छे थे, आप पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी नहीं है, अभी आप खराब हैं, अभी आपकी स्थिति खराब हो गई है। तो याद, अगर उस चीज को आप याद कीजिएगा तो भी आपको तकलीफ होगा या नहीं होगा। और दूसरी बात, आप अभी बहुत अच्छे हैं लेकिन पहले बहुत खराब थे, पहले आपकी स्थिति बहुत खराब था, उसको भी याद कीजिएगा तो भी आप रोइएगा ना, समझ रहे हैं ना। इसीलिए बीता हुआ दिन कभी वापस नहीं आता है, और उसको याद करने से सिर्फ तकलीफ ही होता है। अमिताभ बच्चन के पिताजी कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। उन्होंने अपने कविता में एक पंक्ति लिखे थे कि जो बीत गया सो बाद गया, जो बीत गया सो बाद गया, अंबर में एक सितारा था। जो ध्यान देना इस पंक्ति पे, जो बीत गया सो बाद गया, अंबर में, अंबर किसको बोला जाता है? आसमान को। जो बीत गया सो बाद गया, अंबर में एक सितारा था, मानो वह बेहद प्यारा था, या तो बहुत बेकारा था। जो बीत गया सो बाद गया, जो बीत गया वो बाद चले गया। अंबर में एक सितारा था, मान लो आसमान में एक सितारा था, है नहीं? है नहीं? मानो वह बेहद प्यारा था, मान लो तो बहुत प्यारा था, या तो बहुत बेकारा था। ये आपके ऊपर है, आप उसको मान क्या रहे हैं। आगे बढ़े, चलिए अब चलते हैं प्रेजेंट टेंस। तीनों का परिचय हो गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों का परिचय हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको, इसको मिटा दें। हाँ, तो हम जिक्र किए थे कि प्रेजेंट टेंस की भी शादी हुई थी, प्रेजेंट टेंस की भी शादी हुई थी, हम ही लोग कराए थे ना, यही बोर्ड पे कराए है ना। पहला कौन सा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, हो सकता है बूढ़ा होके मर गया होगा, हो सकता है बूढ़ा होके ये मर गया होगा।
इसका बेटा जिंदा था, इसका बेटा जिंदा था। नाम क्या था पहले बेटे का? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए हर इंसान का कुछ न कुछ पहचान होता है, हर इंसान का कुछ न कुछ पहचान होता है, और हर चीज में कुछ न कुछ नियम होता है, हर चीज में कुछ न। देश चल रहा है ना, उसमें भी नियम है। आप चल रहे हैं ना, आपका भी नियम है। सुबह जगना है, देर से जगना है, रात भर मोबाइल चलाना है, ये नियम है ना आप लोगों का। तो उसी तरह से हर कुछ का नियम होता है, हर कुछ का नियम होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे पहली बात हम पहचाने, किसी व्यक्ति से मिलेंगे उसको पहचानेंगे ना, सीधी बात। इसका आइडेंटिफिकेशन, इसका आइडेंटिफिकेशन ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ते हो, इत्यादि लगा रहे तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझा जाता है। जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ते हो इत्यादि लगा रहे तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझा जाता है। जैसे वह सोता है, वह सोता है, तुम खाते हो, मैं पढ़ता हूँ। कोई दिक्कत किन्हीं को? तुम सोते हो, लास्ट में देखिए ता हो, तुम पढ़ती हो, तुम पढ़ती हो, मैं दौड़ता हूँ। सब में क्या आ रहा है? ता है, ते है, ती है इत्यादि लगा रहे। मैं गाता हूँ, तुम सुनते हो, वह नाचती है और मैं देखता हूँ। सब में आ रहा है ना? ता है, ते है, ती है। कोई दिक्कत? चलिए इसका एग्जांपल, जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, सीता सोती है, वह नाचती है। लास्ट में देखिए ता है, ती है, तुम दौड़ते हो, तुम दौड़ते हो, राम आम खाता है। देखिए अभी हम सिर्फ उदाहरण बता रहे हैं, इसके बाद हम रूल पढ़ेंगे, इसके बाद हम
रूल पढ़ेंगे उसमें हम ट्रांसलेशन भी बनाएंगे। यहाँ तक ठीक है? इत्यादि आगे भी होगा, इत्यादि आगे भी होगा। ठीक है, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाऊं, कोई दिक्कत नहीं किसी को? मिटा दें, मिटा देना। इस पे लाइट आ रहा, ठीक है? यहाँ इससे दिक्कत भी हो रहा है, इससे यहाँ लाइट आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं रूल पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। आज हम जो भी बात करेंगे सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही करेंगे, और आगे 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 अगले वीडियो में, आगे अगले वीडियो में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान देख लिए, पहचान देख लिए ना? अब चलते हैं हम रूल, अब चलते हैं रूल। अभी बताए ना कुछ नियम होता है, अभी बताए ना? चलिए, और विद्यार्थी का नियम पता है क्या होता है? हाँ, पहले नियम था, पहले और अभी के नियम में बताते हैं, दोनों के नियम में अंतर, सामान्य अंतर। पहला, काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी। मतलब काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा। काग चेष्टा, कौवे की तरह चाहत, जैसे आप खा रहे हैं, रोटी फेंके लिया निकला हो। बको ध्यानम, ध्यान कैसा होना चाहिए? बगुला के तरह। स्वान निद्रा, स्वान किसको बोला गया? कुत्ता। स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ता के बगल से आप गुजरिएगा, आपके पैर के आहट से वो जग जाएगा, आपके पैर के आहट से वो जग जाएगा। काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पहारी, थोड़ा भोजन, अल्पहारी, थोड़ा भोजन, गृह त्यागी, घर को त्याग के रहना है, घर को त्याग के रहना है। ये 5 लक्षण। और अभी जस्ट उल्टा हुआ है, अभी जस्ट उल्टा है। जैसे पहले था काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी। अभी जनरली 90% स्टूडेंट का बताते हैं जो असफल हो रहा है, जो असफल, सफल स्टूडेंट का आज भी वो पहचान नहीं है। जो असफल हो रहा है, उस जिसको पढ़ना नहीं है, उसका नाम का पढ़ रहा है, गार्जियन को ठग रहा है। जैसे एक हाथ करे चंचलम, गोर करे चल चलम, शरीर करे थल थलम। हाथ करे चल चलम, गोर करे चल चलम, शरीर करे थल थलम। कस के खाओ डट के सुतो, कस के खाओ डट के सो। विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये आज का लक्षण है, अभी का लक्षण है। किसके लिए? जो असफल हो रहा है, जो असफल हो रहा है। और इस 5 लक्षण को जिसने जिसने अपनाया वो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हुआ। क्या आपको अभी का अपनाना है? सब में वही लक्षण है। आगे चलिए इसका रूल देखते हैं। उसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी कुछ रूल होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, एस मतलब सब्जेक्ट, एस मतलब, बी मतलब, ओ मतलब। चलिए, हमने सब्जेक्ट को सूचित किया एस से, वर्ब को सूचित किया भी से, ऑब्जेक्ट को सूचित किया ओ से। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्ब मतलब क्रिया, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु। क्लियर है? किन्हीं को कोई डाउट? और एस और ईएस, इसकी कहानी हमने पर्सन में भी बताया था, और अभी हम डिटेल रूप से, एक भी चीज नहीं छूटेगा। सिर्फ आप लोग ध्यान से देखते रहिए। मिटा दें इसको। चलिए,
अब यहाँ किसी को दिक्कत नहीं ना है, किन्हीं को दिक्कत कि एस मतलब क्या होगा, भी मतलब क्या होगा, ओ मतलब क्या होगा। एस से सब्जेक्ट, भी से वर्ब, ओ से ऑब्जेक्ट। कोई भी ट्रांसलेशन बनाना है पहले उसको पहचानेंगे, वो है किस टेंस का, वो है किस टेंस का। जैसे राम खा रहा है, लास्ट में रहा है लगा हुआ, इंडेफिनिट का होगा, कभी नहीं होगा। मैं खाता हूँ, लास्ट में ता हूँ। तुम सोती हो, लास्ट में ती हो। ये सब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। चलिए पहला एग्जांपल, क्या खाता है, आम खाता है। राम आम खाता है। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, एकदम फोकस कीजिएगा इस पे। सबसे पहली बात है, किसी ट्रांसलेशन में देखना है वर्ब, किसी ट्रांसलेशन में वर्ब क्रिया किसे कहते हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं ना, क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। और शुद्ध शब्दों में अपने भाषा में सिर्फ नाना को छोड़ के, सिर्फ नाना को छोड़ के जिसके लास्ट में ना लगा हो सब क्रिया है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, हंसना, गाना, टहलना, दौड़ना, नाचना, ये सारा क्रिया है। हम जितना कार्य कर रहे हैं वो सब क्रिया है, समझ रहे हैं। जैसे राम आम खाता, यहाँ देखिए यहाँ काम क्या हो रहा है, यहाँ काम क्या हो रहा है, खाने का काम। काम क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। वर्ब है, खाने का काम हो रहा है, वर्ब है। वर्ब बोले तो क्रिया है। खाना क्या है, क्रिया। उसके बाद कौन खा रहा है, राम खा रहा है। कौन खा रहा है, राम खा रहा है। अच्छे के बाद कोई आदमी मर गया, कोई आदमी मर गया, उसको कोई आग देता है ना, उसको कर्ता बोलते हैं, उसको कर्ता बोलते हैं। लेकिन यहाँ वो कर्ता लाएंगे भूत आ जाएगा, यहाँ वो कर्ता लाएंगे कभी नहीं। यहाँ देखिए क्रिया को करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। काम क्या हो रहा है, खाने का। कौन खा रहा है, राम खा रहा है। यहाँ राम हो गया सब्जेक्ट, राम हो गया सब्जेक्ट जिसको हम कर्ता बोलते हैं, ठीक है। और एक बच रहा है ऑब्जेक्ट, एक बच रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। पहली बात काम क्या हो रहा था, खाने का। खा कौन रहा था, राम। अब क्या खा रहा था, आम खा रहा था, तो आम बन गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आम बन गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए रूल में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। चलिए एक नंबर में ये लिखाएगा, एक नंबर में राम लिखाएगा, और दूसरा नंबर में क्या है, वर्ब। खोजिए वर्ब कहाँ है, यहाँ दूसरे नंबर में वर्ब। क्या खा रहा था, आम खा रहा था। लेकिन तीसरे नंबर में इसका प्रयोग होगा, तीसरे नंबर में एस और ईएस का प्रयोग होगा, और चौथे नंबर में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो जाएगा। क्या आप सबको एडजस्ट करके नहीं लिख सकते हैं? क्या होगा, सबसे पहले राम, दूसरे नंबर में वर्ब ईट, और हाँ एस और ईएस का प्रयोग कहाँ होगा। एस और ईएस का प्रयोग हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आप सभी को अच्छी तरह से पता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था ना। अगर किन्हीं को दिक्कत तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग होगा, एस या ईएस का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तो एस और ईएस का प्रयोग नहीं होगा। राम ईट्स, लास्ट में 4 नंबर मैंगो। राम ईट्स मैंगो। किन्हीं को दिक्कत, किन्हीं को कोई डाउट नहीं ना। राम ईट्स मैंगो। चलिए दूसरा, सीता नाचती है।
सीता नाचती है। इसमें क्या काम हो रहा है? नाचने का। नाचना क्या बन गया? क्रिया बन गया। नाचना क्या बन गया? क्रिया बन गया। कौन नाच रही है? सीता। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ वर्ब है। चलो सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, थर्ड पर्सन। सीता नाचना का डांस, नाचना का डांस। इसमें क्या लगेगा? एस। सीता डांसेस, सीता डांसेस। ऊपर यहाँ देखिए, जैसे मैं सोता हूँ। मैं सोता, काम क्या हो रहा है? सोने का। काम क्या हो रहा है? सोने का। इसमें क्रिया कौन सा है? सोना। तो क्रिया क्या है? सोना। कौन सो रहा है? मैं सो रहा हूँ। अभी जगे हुए हैं। कौन सो रहा है इसमें? मैं सो रहा हूँ। ये मत सोचिएगा हम सो के पढ़ा रहे हैं आप लोग को। आई स्लिप। एस लगा दे? नहीं लगे। नहीं, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। कोई भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के अगर किसी भी पर्सन किसी भी नंबर का हो तो उसमें एस और ई एस का प्रयोग नहीं होगा। किन्हीं को दिक्कत? जैसे तुम खाते हो। तुम क्या काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। कौन खा रहा है? तुम। यू कौन पर्सन कौन नंबर? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल दोनों में यू होता है। यू इट। ना एस लगेगा ना ई एस लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। जैसे तुम रोटी खाते हो। काम क्या हो रहा है? खाने का। कौन खा रहा है? तुम। क्या खा रहा है? रोटी। इसमें सबसे पहली बात काम जो हो रहा है, क्रिया इसमें कौन सा होगा? खाना। खाना। क्रिया खाना, क्योंकि काम हो रहा है खाने का। कौन खा रहा है? तुम। तो यू हो गया सब्जेक्ट। क्या खा रहा है? रोटी। ऊपर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट या सबसे पहले वर्ब? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। सब्जेक्ट क्या है? यू। और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब। तो इसमें वर्ब का रोल कौन निभा रहा है? खाना। यू ईट। क्या खा रहा है? रोटी। रोटी का इंग्लिश ब्रेड। ब्रेड। यू ईट ब्रेड। इसमें एस और यस लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है और एस और एस का प्रयोग हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है। आगे बढ़े? बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया। और प्रेजेंट इंडिफिनिट और सारे टेंस के रूल और पहचान को एकदम जुबान पे रखिए। कैसे रखना है? थूक फेंके फेंका जाए नहीं, मतलब याद रखना है, मतलब याद रखना है। ठीक, आप देखिए, अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। ना कुछ लेके आए थे और ना कुछ लेके जाएंगे। समझ रहे हैं? जब पैदा अकेले हुए, जब जन्म अकेला हुआ, मृत्यु अकेले होने वाली है, तो फिर अपना समय किसी और से बात करने में क्यों व्यर्थ करें? अपना समय किसी और से बात करने में क्यों व्यर्थ करें? और अपना टाइम खुद के ऊपर लगाइए। अपना टाइम खुद के ऊपर लगाइए, तो ही दुनिया आपको टाइम देगा। ठीक, इसको मिटा दें। चलिए, और हाँ, यहाँ ध्यान दिए। ये अच्छा एक बात, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। तो ये रूल किसका होना चाहिए? अफर्मेटिव का। ये रूल किसका होना चाहिए? अफर्मेटिव का। अब इसके आगे हम देखेंगे एक निगेटिव, देखते हैं एक निगेटिव देखते हैं। इसको मिटा दें।
ये कौन सा रूल है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है ये। अफर्मेटिव। अब देखते हैं निगेटिव। अब देखते हैं निगेटिव। सबसे पहले एक हम निगेटिव नकारात्मक वाक्य बना लेते। नकारात्मक वाक्य बना लेते जैसे राम आम नहीं खाता है। सिर्फ आप ध्यान पूर्वक यहाँ बैठे रहिए, हर कुछ याद हो जाएगा। हर कुछ, कुछ नहीं छूटने वाला है। आपको घर जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बशर्ते आप सिंसियर होके सिर्फ ध्यान से पूरा क्लास देखिए। राम आम नहीं खाता है। इसमें देखो ऊपर रूल के अनुसार चलो तो काम क्या हो रहा है? खाने का। वर्ब हो गया, कौन खा रहा है? राम खा रहा है। क्या खा रहा है? एक अनजान यार, ये कहाँ से आ गया? ये किधर से एंट्री मारा? हाँ, जब आ ही गया है तो देख लेते हैं इसको। क्या आए हुए मेहमान को, अतिथि को खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। ठीक, चाहे वो साधु आए तो उनको भी कुछ दे के, मतलब द्वार पर से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और कोई दुश्मन आ जाए उसको भी खाली नहीं भेजना चाहिए, भरपुष्ट मार के भेजना चाहिए। समझ रहे हैं? ये बात की बात है कि अपने घर पे कुत्ता भी शेर होता है। अच्छा सोचो, कुत्ता कैसे शेर हो सकता है? कुत्ता तो कुत्ता ही रहता है, वो शेर हो कैसे गया? अगर अपने घर में कुत्ता शेर तो अपने घर में शेर कुत्ता होता होगा ना। ये सब बोलने की बात है। राम आम नहीं खाता है। राम डज नॉट ईट मैंगो। इसका रूल लिखते हैं। किसका रूल? निगेटिव सेंटेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस का रूल लिखते हैं। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एकदम जुबान पे रखिए। सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। याद रहेगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या देखिए, राम डज नॉट ईट मैंगो। राम डज नॉट ईट मैंगो। और हाँ, ध्यान दीजिएगा इस जगह ऊपर राम आम नहीं खाता है और नीचे तुम आम नहीं खाते हो। तुम आम नहीं खाते हो तो मत खाओ, बीमारी होगा डायबिटीज का। अरे जिसको डायबिटीज होगा वही ना नहीं खाएगा। तुम आम नहीं खाते हो, ध्यान दीजिएगा। यू डू नॉट ईट मैंगो। यू डू नॉट ईट मैंगो। आप देखिए पूरा ना इंसाफी। राम के साथ डज लगा हुआ है और इसके साथ डू लगा दिए। ये नाराज हो गया, ये पूछने लगा, भाई बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो कुत्ता बोलता है हमने पैसा दिया है, बसंती क्यों नहीं नाचेगी? बात कहानी वही है। अरे इसके साथ डज लगा दिए, इसके साथ डू लगा दिए, नाइंसाफी है ना? बिल्कुल नहीं है। अगर हम नहीं समझे हैं तो नाइंसाफी है, समझ गए तो नाइंसाफी नहीं है। आपको हम जिक्र किए थे अफर्मेटिव रूल में। क्या जिक्र किए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल अगर अफर्मेटिव हो तो उसमें एस और ईएस का प्रयोग होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर होगा तो। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे वह खाता है सब्जेक्ट देखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो एस और ईएस का प्रयोग करेंगे, नहीं तो एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरह से अगर सब्जेक्ट निगेटिव में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है
डज का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज डू का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत? तो यहाँ इसको समझाया जाएगा। क्या समझाया जाएगा? तो तू इसके फेर में मत पर, ये थाड़ो अब्बू है, ये थाड़ो अब्बू है, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और तू सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तुम क्या है? सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर। यू डू नॉट ईट मैंगो। डू का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। चलिए एक और सेंटेंस बचा हुआ है, इंटेरोगेटिव। एक और सेंटेंस बचा हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। समझ रहे हैं? मिटा दे इसको। ये नेगेटिव हो गया। अब देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव अफर्मेटिव क्या था? राम खाता है या राम आम खाता है। नेगेटिव राम आम नहीं खाता है। और इंटरोगेटिव क्या राम आम खाता है? क्या राम आम खाता है? एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या राम आम खाता है? क्या राम आम खाता है? आपको बताए थे जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है। बगैर क्वेश्चन मार्क के, जैसे बगैर बिंदी का हिंदी हो नहीं सकता, उसी तरह से बगैर क्वेश्चन मार्क के इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता। आप हिंदी में हलंत विसर्ग देना छोड़ दीजिए, गलत रहेगा, सही हो ही नहीं सकता। उसी तरह से यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना बहुत जरूरी है। जैसे क्या राम आम खाता है? डज राम ईट? इसके बाद तो इंटरोगेटिव निगेटिव आएगा, वो भी आज ही बता दें, वो भी आज ही बता दें। चलिए रूल देखते हैं, निगेटिव का रूल देखते हैं। क्या हो जाएगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट अगला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।